हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस क्या है। इससे पहली वीडियो जब हमने देखी तो उसमें हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना होता है ये हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। वहां हमने पढ़ा कि जो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो दो तरीके से होता है, एक होमोजीनियस और दूसरा नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का सॉल्यूशन कैसे आता है हमने वहां डिस्कस किया, और नॉन होमोजीनियस कैसे आता है उसको भी डिस्कस किया। यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नाम से यूट्यूब पर डाला है। अभी हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, उसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कैसे कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। इससे अगली वीडियो में भी हम कुछ और ज्यादा अच्छी, जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियस इक्वेशंस की होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले वर्किंग रूल को डिस्कस करेंगे, और वर्किंग रूल के बाद ये डिस्कस करेंगे कि कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएगी। जैसे एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ लिखा है, और भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, कई सारे एग्जांपल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन क्या है और उसका वर्किंग रूल क्या होता है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हमारा जो सिस्टम होता है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू 0। आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में होना चाहिए और b इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कैसे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनती है हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में बताया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना रखा है हमने। तो जो सिस्टम होता है वो ax इक्वल्स टू b यानी b 0 के इक्वल होता है, तभी ये सिस्टम होमोजीनियस कहलाता है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स की रैंक पता करेंगे। कंसीडर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू आर। मैंने लेट कर लिया है कि मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आर है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ अननोन्स। फाइंड द नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स मतलब जिन वेरिएबल की आपको वैल्यू पता करनी है उनको नंबर्स, उनके नंबर्स को पता कर लीजिए वो कितने हैं। हमने मान लिया कि जो नंबर है अननोन्स वो इक्वल्स टू n है। अब स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, केस 1, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स। हमने जब इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो उसमें पढ़ा है कि होमोजीनियस इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसका सॉल्यूशन हमेशा ही कंसिस्ट करता है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो आना ही है। अब दो तरीके का सॉल्यूशन वहां पे हमने डिस्कस किया, या तो फाइनाइट आता है या तो इनफाइनाइट आता है। कैसे वो फाइनाइट और इनफाइनाइट आता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल हो जाते हैं, द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, सिस्टम एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, ऑल अननोन्स हैव 0 वैल्यू। सभी अननोन्स की वैल्यू 0 आती है।
क्योंकि सभी अननोन्स की वैल्यू 0 आती है, इसीलिए हमने इस सिस्टम को क्या कहा, द सॉल्यूशन इज जीरो सॉल्यूशन और ट्राइवल सॉल्यूशन। इस सिस्टम को ट्राइवल सॉल्यूशन कहा जाता है। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए मेरी मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर 3x3 की मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की रैंक और अननोन्स दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी दोनों बराबर होने का मतलब यह है कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर अननोन्स की संख्या और मैट्रिक्स की रैंक दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी उस मैट्रिक्स के अंदर जितने वेक्टर आए, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर या 4 वेक्टर, जितने भी वेक्टर उस मैट्रिक्स के अंदर आए हैं, अगर रैंक और अननोन्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो सभी के सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सब इंडिपेंडेंट हैं, तभी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है। और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसका सीधे मतलब है कि अननोन्स की संख्या और मैट्रिक्स की रैंक हमेशा बराबर आएगी, और अगर वो बराबर आ जाती है द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सिस्टम हमारा यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो इसका मतलब वो x इक्वल्स टू 0, यानी ऑल अननोन्स हैव 0 वैल्यू और द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइवल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, या तो एक तरीका ये है कि नंबर ऑफ अननोन्स और रैंक से पता कर लीजिए कि कितना मेरा सॉल्यूशन आएगा, रैंक और अननोन से पता चल जाता है कि यूनिक आता है या नहीं। या तो फिर हमारे पास ये भी तरीका है कि अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, यानी सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, तब भी हम ये कहते हैं द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। अगर मैट्रिक्स की रैंक अननोन्स की संख्या से कम रह जाती है, द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जो हमारा सिस्टम होता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो x है इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर x 0 के बराबर नहीं आता तो एट लीस्ट वन वेरिएबल हैव नॉन जीरो वैल्यू। कम से कम एक वेरिएबल तो नॉन जीरो वैल्यू रखेगा ही। एक से ज्यादा वेरिएबल भी नॉन जीरो वैल्यू रख सकते हैं, सारे वेरिएबल भी नॉन जीरो वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल तो नॉन जीरो वैल्यू रखता ही है। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू रखता है, द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी हम ये भी कह सकते हैं द सॉल्यूशन इज नॉन जीरो सॉल्यूशन और ट्राइवल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम ट्राइवल सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स की रैंक और अननोन्स की संख्या में डिफरेंस है, मतलब अननोन्स ज्यादा हैं, मैट्रिक्स की रैंक कम आई। इसका सीधे सीधे मतलब ये हो जाता है कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आया, यानी जितने करो जितने की मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट वो 0 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि सम वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट।
उसमें कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तभी उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। और अगर वो डिपेंड करते हैं तो रैंक कम आती है। इसका मतलब ये है कि या तो मैं अपने डिपेंडेंट सॉल्यूशन, या फिर जिसे मैं कह रहा हूं कि सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है, तो उसकी दो कंडीशन मेरे पास हो जाती हैं। पहली कंडीशन, अननोन्स की संख्या ज्यादा हो जाए और रैंक कम आ जाए, या तो मैं इस तरीके से इसको कह सकता हूं, या दूसरे तरीके से मैंने उसको कैसे समझा कि अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो भी मैं ये कहूंगा कि सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी सिस्टम हैव ट्राइवल सॉल्यूशन। जो हमारा यहां पे सॉल्यूशन आ रहा है, वो सॉल्यूशन जो आया वो नॉन ट्राइवल आता है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। यानी कि जो सिस्टम मेरा ये बनेगा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए, या तो मैं डिटरमिनेंट को 0 कहूं, या फिर मैं ये कहूं कि मेरे अननोन्स की संख्या ज्यादा है और रैंक कम है, तो सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन देता है। तो स्टूडेंट, अभी हमने समझा इसका ये वर्किंग रूल क्या है। अब अगर मान लीजिए मुझे इसका सॉल्यूशन पता करना है, अगर मुझे सॉल्यूशन भी पता करना है तो मैं सॉल्यूशन कैसे पता करूंगा? सॉल्यूशन पता करने का तरीका ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन अननोन्स एंड रैंक। मुझे डिफरेंस पता करना होगा अननोन्स की संख्या और रैंक का। अननोन्स हमने n माने थे और रैंक को हमने r कहा था। अगर मान लीजिए ये डिफरेंस 1 आया, केवल 1 का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? द सिस्टम हैव 1 फ्री वेरिएबल। तो हमारा सिस्टम एक फ्री वेरिएबल रखता है। चूंकि एक फ्री वेरिएबल रखता है तो वो वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है। चूंकि वो वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब ये हुआ द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब कहने का ये है कि सिस्टम की इनफाइनाइट वैल्यू होंगी जो मेरे सिस्टम ax इक्वल्स टू b को सेटिस्फाई करेगी। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मायने ये हो जाता है कि केवल एक ही वैल्यू होगी जो इस सिस्टम ax इक्वल्स टू b को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगी। जो इसे कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है, एक ही वैल्यू, वो यूनिक सॉल्यूशन देता है। या फिर अगर इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी हैं जो सिस्टम को कंप्लीटली सेटिस्फाई करती हैं, तो हम ये कहते हैं द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी एक फ्री वेरिएबल है। और जो फ्री वेरिएबल होता है, द फ्री वेरिएबल कंसीडर एनी कांस्टेंट, उसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर लेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि फ्री वेरिएबल 2 आ गए, डिफरेंस 2 आया। अगर 2 का डिफरेंस आता है तो 2 वेरिएबल को कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, तब भी हमारा जो सिस्टम होता है वो 2 सॉल्यूशन रखता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारी रैंक अननोन्स की संख्या से कम रह जाएगी या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। यानी सिस्टम की इनफाइनाइट वैल्यू होगी जो ax इक्वल्स टू b जो हमारा सिस्टम गिवन था वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कैसे हमारा सिस्टम इनफाइनाइट या यूनिक सॉल्यूशन देता है। तो एक बार समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लिया है हमने, उस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल को डिस्कस करते हुए एक बार समझते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले मुझे क्या करना है? द सिस्टम कैन बी रिड्यूस, द सिस्टम कैन बी रिड्यूस इन ax इक्वल्स टू b या फिर ax इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब है 0 इज द नल मैट्रिक्स, a इज ए मैट्रिक्स एंड x इज ए वेरिएबल मैट्रिक्स। तो तीनों ही मैट्रिक्स हैं। हमने उसको ax इक्वल्स टू 0 यानी नल मैट्रिक्स की फॉर्म में देख लिया है। तो जो सिस्टम हमारा है वो कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है, 1 2 3 1 -1 2 2 2 -4, यानी x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट। हमने उसको इस तरीके से
रख लिया है। x क्या है, x, y एंड z, और इक्वल्स टू में क्योंकि सभी इक्वेशंस में जीरो है इसलिए हम कह रहे थे कि ax इक्वल्स टू जीरो यानी होमोजेनियस सिस्टम है। तो नाउ अब हमें क्या करना होगा, फाइंड द रैंक। सबसे पहली स्टेप पर चलते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A। अगर मुझे A मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो A मैट्रिक्स को ले लेता हूं, 1 2 3, 1 -1 2, 2 2 -4। सबसे पहले मैं इन दोनों को जीरो बनाऊंगा। R2 को पता करने के लिए R2 - R1, R3 को पता करने के लिए R3 - 2R1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाऊंगा तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 1 - 1 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस -3 होगा, दिस माइनस दिस -1 होगा, दिस माइनस दिस 2 से मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 में से माइनस करेंगे तो -2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 6 और इसमें से माइनस करेंगे तो -10 हो जाएगा। अब मुझे इस एलिमेंट को जीरो करना है और इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए मैं इसकी हेल्प लेता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि R3 को पता करने के लिए R3 - R2, बट अगर देखें तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बंद हो गई ना वीडियो? अगर मुझे इन दोनों को जीरो करना है तो उसके लिए मैंने ऑपरेशन दे दिया है, 1 2 3 एज इट इज रहेगा। इसको मुझे ऑपरेट करना है तो 0 -3 और -1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस के 30 हो गए। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस के 2 हो गए और ये प्लस हो जाएगा यानी -28। तो मैंने देखा कि 1 2 एंड 3 नॉन जीरो रोज हैं, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3 एंड द नंबर ऑफ अननोन्स भी मेरे पास 3 है। क्योंकि दोनों ही 3 हैं, मैट्रिक्स की रैंक और अननोन्स की संख्या दोनों ही 3 आई, द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमारा जो सिस्टम है वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो इसका मतलब ये है दिस सॉल्यूशन इज ट्राइवल सॉल्यूशन। और ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब है कि ऑल एक्स जीरो, दैट इज एक्स भी जीरो आएगा, y भी जीरो आएगा और z भी जीरो आएगा। स्टूडेंट इसको समझते हैं कि ये जीरो आता कैसे है, हम उसको समझते हैं। तो यहां पर मैंने एक नोट डाल दिया है, उसको हम केवल समझ रहे हैं कि कैसे ये जीरो आया, क्यों हम कह रहे हैं कि ये जीरो आता है, इसको हमें समझना जरूरी है। तो अगर मैं देखूं, क्योंकि यहां पर इस मैट्रिक्स में मेरा कुछ इस तरीके से सिस्टम चल रहा था कि एक्स वाई जेड और इक्वल्स टू में चल रहा था 0 0 0। ये कंडीशन तभी आती है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यानी अगर मैं देखूं तो ये z के मल्टीपल हैं, ये y के मल्टीपल हैं और ये x के मल्टीपल है। तो जब मैं इसके साथ z के लिए कोफिशिएंट लेकर के करूंगा तो माइनस के 28z इक्वल टू 0 होगा, यानी z इक्वल टू 0। ये चूंकि y का कोफिशिएंट है तो माइनस के 3y और माइनस के z इक्वल टू 0 हो जाएगा। z ऑलरेडी 0 है ऑलरेडी, तो इसका मतलब जब मैं इससे y की वैल्यू निकालूंगा तो वो 0 आएगी। फर्स्ट इक्वेशन में देखूं तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0, तो इसका मतलब हो जाता है x 0, यानी ऑल x आर 0। लेकिन ये कब आता है? जब द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल उठाते हैं स्टूडेंट। एक मेरे पास और एग्जांपल है, x1 प्लस
x2 माइनस 2x3 प्लस 3x4 इक्वल्स टू 0, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 माइनस x4 इक्वल्स टू 0, 4x1 प्लस x2 माइनस 5x3 प्लस 8x4 इक्वल्स टू 0, 5x1 7x2 2x3 minus x4 equals to 0. The system can be reduced in ax equals to b, यानी ax equals to 0. क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है तो ax equals to 0 की फॉर्म में आएगा. तो मैंने अपने सिस्टम को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है. x1 x2 x3 x4 equals to 0 0 0 and 0, and the coefficient of matrix is 1 1 minus 2 and 3, 1 minus 2 1 minus 1, 4 1 minus 5 8, 5 minus 7 2 and minus 1. सबसे पहले हमें इन तीनों को 0 बनाना होगा. तो R2 को पता करने के लिए R2 माइनस R1, R3 को पता करने के लिए R3 माइनस 4R1, R4 को पता करने के लिए R4 माइनस 5R1. तो जो हमारी मैट्रिक्स है A वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी कि 1 1 माइनस 2 3. स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात ये है, आप इस सिस्टम को लेकर के भी चल सकते हैं और हो सकता है आप चाहें तो इस सिस्टम को छोड़ दीजिए, खाली ए को भी लेकर के चल सकते हैं. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको पूरा सिस्टम लेकर के नहीं चलना है या केवल ए को ही लेकर के चलना है. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हमें ऑपरेशन तो इनमें भी लगाना होता है, बट इधर चूंकि 0 चल रहा है तो इसीलिए हम उसमें ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं. तो इसीलिए मैट्रिक्स ए को लेकर के चल रहे हैं. दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस माइनस 3, this minus this 3, this minus this minus 4. 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन माइनस 3, 4 से मल्टीप्लाई 8 सब्ट्रैक्शन 3, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 4 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन माइनस 4. 5 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 5 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन माइनस 3, 5 से मल्टीप्लाई 10 एंड सब्ट्रैक्शन. तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 में से करेंगे 2 माइनस 10 यानी 12 हो जाएगा. 12. एक बार इसको चेक करते हैं स्टूडेंट. 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि माइनस 12 आएगा. 5 से मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा और 15 यानी ये माइनस 16. तो स्टूडेंट हमारी मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में बदल गई है. अब हमें इन दोनों को भी 0 करना है, इसकी हेल्प लेते हैं. तो मैट्रिक्स में फिर कुछ चेंज हो रहा है. R3 को पता करने के लिए R3 माइनस R2 और R4 को पता करने के लिए R4 माइनस 4R2, यानी आपकी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगी. 1 1 माइनस 2 एंड 3, 0 माइनस 3 3 एंड माइनस 4, 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0 0, दिस माइनस 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0 एंड 0. तो सिस्टम में हमने ये देखा कि जो मैट्रिक्स की रैंक है 1 एंड 2 नॉन जीरो रोज रखती है सिस्टम. तो इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 एंड अननोन्स इज 4. इसका मतलब ये है अननोन्स 4 आए और मैट्रिक्स की रैंक 2 आई, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स.
और जब मैट्रिक्स की रैंक अननोन्स की संख्या से कम आती है, द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम ये भी कहते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। यानी आपका सिस्टम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रखता है। हम दूसरे तरीके से ये भी देख सकते थे कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता मैं और डिटरमिनेंट 0 हो जाता, तो मैट्रिक्स का जो सिस्टम है वो नॉन ट्राइवल आ जाता, ऐसा भी देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ट्राइवल सॉल्यूशन है, तो अब अगर मैंने ट्राइवल सॉल्यूशन तो इनफिनिट सॉल्यूशन तो मैंने पता कर लिया। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन भी चाहता हूं तो सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा? अब मैं ये देखूंगा कि डिफरेंस बिटवीन अननोन्स एंड रैंक। अगर मैं अननोन्स और रैंक का डिफरेंस देखूं तो 4 minus 2 equals to 2, यानी the system have two free variable। सिस्टम के दो फ्री वेरिएबल आएंगे। जब सिस्टम के दो फ्री वेरिएबल आते हैं तो अब हम उस सिस्टम के दो फ्री वेरिएबल को पता करते हैं। तो मैंने ये लेट किया कि कंसीडर, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे सिस्टम हमारा कुछ ऐसे चल रहा था कि x1, x2, x3 और x4 और इक्वल्स टू में चल रहा था 0 0 0। मेरे पास कोई भी दो वेरिएबल फ्री हैं, आप किन्हीं दो वेरिएबल को कंसीडर कर सकते हैं। मैं मान के चलूं कि x3 और x4 फ्री वेरिएबल है, आप 1 2 को या x1 x3 को या किसी के साथ भी ले सकते हैं आप। तो मैंने ये लेट किया कि x3 इक्वल्स टू k1 any constant and x4 equals to any constant k2। अगर ये k1 और k2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे x1 के मल्टीपल है, ये x2 के हैं, ये x3 के हैं, ये x4 के हैं, तो ये x2 का मल्टीपल होगा -3x3 प्लस 3x माइनस 3x2 प्लस 3x3 माइनस x4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। माइनस के 3x2 इक्वल्स टू 3x3 प्लस 4x4, यानी इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू पता है। माइनस के 3x2 इक्वल्स टू माइनस के 3k1 और प्लस के 4k2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x2 की जो वैल्यू है k1 माइनस 4/3 k2 हो जाएगी। तो हमने दो वैल्यू पहले कंसीडर की थी, जो फ्री वेरिएबल थे उनको हमने वैल्यू दे दी थी, x2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। इससे हमें तीन वेरिएबल की वैल्यू तो पता चल गई है। अब अगर मैं यहां से चौथे वेरिएबल को भी चाहता हूं तो इक्वेशन फर्स्ट से देखता हूं, x1 प्लस x2 2x3 3x4 इक्वल्स टू 0, यानी x1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस 3x4 इक्वल्स टू x2 की जो वैल्यू है वो ये है, यानी माइनस k1 और प्लस के 4/3 k2 हो जाएगा। और यहां पर अगर देखें तो ये प्लस 2 k3 हो जाएगा और k2 x3 की वैल्यू k1 है, k1 हो जाएगा और ये होगा माइनस 3k2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये और ये दोनों मिल जाएंगे, यानी k1 हो जाएगा और ये 3 3 9 होते हैं, 9 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 5/3 k2 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू x1 की हो गई। तो मेरे पास सभी वैल्यू आ गई हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन वैल्यू को इस सिस्टम में रख करके किसी भी इक्वेशन में रख के देख सकता हूं। अगर ये कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है तो सिस्टम इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, तो दिस इज द राइट सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए कहीं पे मैंने कोई इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो कहीं कैलकुलेशन करने में मुझसे गलती हो गई है, मैं उसे चेक कर सकता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गलती मुझसे हो गई है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। उसमें वेरिएबल आ गया है
तो वेरिएबल अगर आ जाता है तो किस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, तो डिस्कस करते हैं उस प्रॉब्लम को भी। प्रॉब्लम क्या है वो कि एक सिस्टम है x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 3y प्लस bz इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट, इससे पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने की हैं उन प्रॉब्लम्स में कहीं भी इस तरीके से कोई कांस्टेंट नहीं आता था। यहाँ पे एक बी वेरिएबल आ गया है, कांस्टेंट आता था, एक बी वेरिएबल आ गया है। तो अब मुझे इस बी वेरिएबल को पता करना होगा कि मुझे ये पता करना है कि अगर ये कंडीशन है तो पहली कंडीशन मुझे ये पता करना है, द सिस्टम हैव ट्राइवल सॉल्यूशन, और दूसरा मुझे ये पता करना है कि कब वो कंडीशन होगी कि सिस्टम हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो ये मुझे पता करना है, और फिर ये भी बताना है कि बी की वो क्या वैल्यू है जिससे सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा। तो डिस्कस करते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है। द सिस्टम कैन बी रिड्यूस इन द फॉर्म ax इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स यानी 0। जब हम सिस्टम को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो सिस्टम कुछ ऐसे बन के आएगा कि x y z इक्वल्स टू 0 0 0, 1 1 3, 2 1 2, 4 3 एंड 2। अभी तक कहीं पर भी जो क्वेश्चन मैंने पहले किए इस तरीके से कोई वेरिएबल नहीं आ रहा था। अब हम इस वेरिएबल को देखते हैं, ये वेरिएबल क्या क्या करेगा, किस तरीके से इस सॉल्यूशन को देगा, उसको चेक करते हैं। मुझे इन दोनों को 0 करना है। R2 को पता करने के लिए R2 माइनस 2R1, R3 को पता करने के लिए R3 माइनस 4R1। तो यानी मेरी जो मैट्रिक्स है A वो कुछ इस तरीके से बदल जाएगी। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन -1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई 6 हुआ और 2 में से जाएगा तो 2 माइनस 6 यानी -4 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0 होगा, 4 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन -1 होगा, 4 से मल्टीप्लाई 12 b माइनस यानी b माइनस 12 हो जाएगा। तो यानी इक्वेशन हमारी कुछ, मैट्रिक्स जो है हमारी कुछ इस तरीके से आ गई। अब अगर स्टूडेंट मुझे इसको भी 0 करना है तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, यानी R3 को पता करने के लिए R3 माइनस R2 कुछ इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स बन रही है। मैट्रिक्स को चेक करते हैं कैसे आएगी। 1 1 और 3, 0 -1 और -4, कोई चीज नहीं है। 0 दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस यानी b माइनस 12 और प्लस 4 यानी b माइनस 8, तो ये b माइनस 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से समझिए इस मैट्रिक्स के सिस्टम को, कि यहां पर b माइनस 8 आ गया है। अब अगर यहां b माइनस 8 आया, यानी अगर मैं b माइनस 8 की जगह पे यहां से 2 कंडीशन आती हैं। अगर मैं b को 8 रख देता हूं तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं b को 8 नहीं रखता तो ये नॉन 0 हो जाएगा। यानी कि मैं क्या समझ पाया, अगर b को 8 रख दूं तो 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब जैसे ही यहां पे 0 होगा मैट्रिक्स की रैंक 2 रह जाएगी। और अगर यहां 8 नहीं आता, कोई भी रियल नंबर आ जाता है, बस 8 नहीं आए तो यहां नॉन 0 हो जाएगा। और अगर यहां नॉन 0 नंबर हुआ तो मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी। यानी 2 तरीके आ रहे हैं, तो 2 केस बन रहे हैं। तो जो 2 केस हैं उन 2 केस को समझते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बना कि इफ b इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 8 का मतलब है कि यहां 0 हो गया। इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 होने का मतलब है, अगर ये 0 हो जाता है, पहले नॉन 0 केस ले लेते हैं, अगर ये 0 नहीं है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3 एंड
नंबर ऑफ अननोन्स वो भी 3 है। इसका मतलब है द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। और जब हम यूनिक सॉल्यूशन कहते थे तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते थे? ट्राइवल सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो ट्राइवल सॉल्यूशन रखता है। और ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब आपने समझ लिया था कि ऑल एक्स 0, यानी एक्स भी 0 आएगा, वाई भी 0 आएगा और जेड भी 0 आएगा। लेकिन ये तब होगा जब यहाँ 8 नहीं होगा, जब यहाँ कोई नॉन जीरो नंबर आ जाएगा। केस नंबर 2 को समझते हैं स्टूडेंट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी केस नंबर 2। सेकेंड केस क्या कह रहा है? अगर वहां पे भी 0 नहीं आया, 0 आ गया, अगर वो 8 हुआ है, 0 नहीं आया, ओ सॉरी 0 आ गया अगर, तो 8 हो जाएगा। अगर 8 हुआ तो नॉन जीरो नंबर होगा, यानी अगर ये 0 नंबर बनेगा तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल्स टू 3। डिफरेंस पता करते हैं। 3 - 2 = 1, यानी 1 फ्री वेरिएबल। इसका मतलब द सिस्टम हैव इनफिनिट सॉल्यूशन। और इनफिनिट सॉल्यूशन का मतलब है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। सिस्टम के नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब अगर मैं ये भी पता करना चाहता हूं कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन से सॉल्यूशन क्या आएगा, तो मैंने क्या किया? पुट b = 8 इन ax = 0। मैंने इस सिस्टम को इसको पुट कर दिया है। अगर मान लीजिए पुट कर दिया तो ये मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में बनेगी 1 1 3 0 -1 -4 0 0 एंड 0। यहाँ पे x y और z होंगे और इक्वल्स टू में 0 0 0। मैंने b की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब अगर b की वैल्यू को मैंने पुट किया तो अब मैं इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो ये -y हो रहा है। हाँ, तो एक वेरिएबल फ्री है, 1 वेरिएबल, 1 फ्री वेरिएबल। कंसीडर दिस इज z = k। हमने ये मान लिया कि वो z = k है, जो एक फ्री वेरिएबल है। अगर फ्री वेरिएबल k है तो इसका मतलब ये हुआ कि -ky -k4z = 0, यानी -y = 4z, और z तो k है, यानी कि y = -4k हो जाएगा। एंड x + y + 3z = 0 है। इसका मतलब x = -y -3z हो जाएगा। -y यानी -4k हो जाएगा, और z -3 के साथ यानी 3k हो जाएगा। और यहां से मैं कह सकता हूं कि k हो गया, यानी x की वैल्यू k है, y की वैल्यू -4k है, और z की वैल्यू भी k है। अब अगर मान लो मैं k की वैल्यू को 1 ले लूं, तो 1 होने का मतलब है कि 1 -1 और 1 हो जाएगा, -4 और 1 हो जाएगा। 2 ले लूं तो चेंज हो जाएगा, 3 ले से मानी मैं जितनी वैल्यू k की लेता जाऊंगा ये वैल्यू चेंज करता जाएगा, और ये सिस्टम इस पूरे सिस्टम को जो मेरा इक्वेशंस का दिया है सेटिस्फाई करेगा। अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब इक्वेशंस में वेरिएबल जो b जैसे मैंने लिया है वो 1 से भी ज्यादा आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।